आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वायरसेस के ऊपर। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर हमने फंजाई को भी डिस्कस किया है, प्रोटोजोआ को भी डिस्कस किया है, प्रोकैरियोट्स के अंदर हमने बैक्टीरिया को भी डिस्कस किया है। तो अब हम थोड़ा-सा वायरसेस की तरफ आते हैं कि वायरसेस क्या होते हैं और वायरसेस का क्या काम होता है। अच्छा। सबसे पहले वायरसेस के बारे में ये देखिए कि वायरसेस एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। कॉम्प्लेक्स इन अ सेंस कि इसकी एक तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। अनलाइक फंजाई जो एक स्पेसिफिक है, आपके पास कुछ टाइप्स हैं जिनका आपको पता है। वायरसेस जो सा है वो कीप इवॉल्विंग करता रहता है। जैसे कि आजकल आप कोरोना को देख रहे हैं, कोरोना एक वायरस है जिसने विद द पैसेज ऑफ द टाइम एवोल्यूशन की है, इवॉल्व हुआ है, चेंज हुआ है, म्यूटेट हुआ है, जिसकी वजह से उसकी लीथल स्ट्रेन हमारे सामने आई है। तो वायरसेस का टेक्सोनोमिक ऑर्डर के अंदर, यानी कि क्या वो प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, उसके अंदर उसकी बड़ी स्पेशल पोजीशन है। क्योंकि ना हम उसे प्लांट कहते हैं, ना हम उसे एनिमल कहते हैं, ना हम उसे फंजाई बता सकते हैं, ना हम उसे बैक्टीरिया बता सकते हैं, यानी कि ना हम उसको प्रोकैरियोट्स के तौर पर डिफाइन करते हैं, ना हम उसको यूकैरियोट्स के तौर पर डिफाइन करते हैं, बल्कि उसका एक अपना किंगडम है। बल्कि कई जगह तो ये मेंशन है कि वायरस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वायरस लिविंग सिर्फ उस वक्त होता है जब उसके पास एक स्पेसिफिक होस्ट मौजूद होता है। अपने होस्ट के अंदर जाकर वो अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है जहाँ वो लिविंग होता है। आउटसाइड द होस्ट हम उसको लिविंग कंसीडर नहीं करते, वो नॉन लिविंग होता है। तो उसे अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए, इनफैक्ट अपने आप को लिविंग क्रिएचर कंसीडर करवाने के लिए भी एक होस्ट की ज़रूरत होती है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब तक वायरस के पास होस्ट मौजूद नहीं है, वायरस उस वक़्त तक लिविंग कंसीडर नहीं होता। अब नॉर्मली वायरस के जो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर उसके 2 कंपोनेंट्स नेसेसरी होते हैं, तीसरा हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जो नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं, वो उसका एक जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड जीनोम कहते हैं। वो न्यूक्लिक एसिड जीनोम आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, जो भी उसका है। दूसरा उसका जो इम्पोर्टेंट होता है वो प्रोटीन कैप्सिड होता है, जिसने जीनोम को कवर किया होता है। ये प्रोटीन इट्सेल्फ इन्फेक्शियस पार्ट होता है वायरस का। इस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम इसको न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल्स के अंदर, कुछ एनिमल वायरसेस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लिपिड एनवेलप कहते हैं, और ये लिपिड एनवेलप आम तौर पर वो होस्ट से ही ड्राइव करता है और अपने स्ट्रक्चर का हिस्सा बना लेता है। अ, इस इस कंप्लीट वायरस को, जो इंटैक्ट एंटायर वायरस है, इसको हम वीरियन कहते हैं। अगर वायरस इनसाइड द बॉडी नहीं है और वो कंप्लीटली इंटैक्ट है तो उसे हम वीरियन कहते हैं, और वीरियन के अंदर एबिलिटी होती है कि वो किसी भी होस्ट को या अपने स्पेसिफिक होस्ट को इन्फेक्ट कर सकता है। तो मैंने अभी आपको न्यूक्लिक एसिड जीनोम का बताया कि वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, आपने सुना होगा डबल स्ट्रैंडेड वायरस है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है। तो डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। और इन दोनों के अंदर जो इसके स्ट्रैंड्स हो सकते हैं वो लीनियर या तो सीधे होते हैं या सर्कुलर होते हैं। अगर डबल है तो वो हेलिकल शेप में आमतौर पर होता है, एक दूसरे के साथ कंबाइन करके। लीनियर या सर्कुलर दोनों हो सकते हैं। इसी तरह आरएनए डबल स्ट्रैंड भी होता है, सिंगल स्ट्रैंड भी होता है। डबल स्ट्रैंड आमतौर पर लीनियर होता है, सिंगल स्ट्रैंड भी लीनियर होता है। अच्छा, सिंगल स्ट्रैंड के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इसका सिंगल स्ट्रैंड के जो इसके सिंगल स्ट्रैंड को हम सेंस बोलते हैं। ये सेंस पॉजिटिव सेंस भी हो सकती है, नेगेटिव सेंस भी हो सकता है और एम्बी सेंस भी हो सकता है। ये सेंस एक्चुअली, या ये स्ट्रैंड या ये सेंस, ये वो चीज़ है जो डायरेक्टली सर्व कर सकती है एज द मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए वो पार्ट होता है जो एक्चुअली वायरस का इन्फेक्शियस पार्ट होता है, जो इन्फेक्ट कर सकता है, और यही सेंस यूज होता है
कोडिंग के लिए, प्रोटीन्स की कोडिंग के लिए कि आपने प्रोटीन को कोड करके कन्वर्ट किया अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड आमतौर पर आप होस्ट से हासिल करता है ये वायरस। जो वायरल मैसेंजर आरएनए का नेगेटिव स्ट्रैंड होता है, वो इन्फेक्शियस नहीं होता, क्योंकि उसको ट्रांसलेट होना होता है या कॉपी होना होता है पॉजिटिव स्ट्रैंड में। फिर जब ये नेगेटिव स्ट्रैंड और पॉजिटिव स्ट्रैंड दोनों हो जाएंगे, तो ये इन्फेक्शियस होगा। एम्बीसेंस के अंदर इसका एक पार्ट जो सा है स्ट्रैंड का या जीनोम का, वो सेंस स्ट्रैंड होता है जो इन्फेक्शियस होता है, और दूसरा पार्ट उसका एंटी सेंस होता है। तो ये इसकी थोड़ी-सी सिंगल स्ट्रैंड की ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है कि इसके अंदर पॉजिटिव स्ट्रैंड, नेगेटिव स्ट्रैंड और एम्बिसेंस होता है। स्ट्रक्चर जैसे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर कि तमाम वायरसेस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, या वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, ये नेसेसरी है। या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, ये दोनों इकट्ठे नहीं होते, और दूसरा पार्ट इसका प्रोटीन है, और तीसरा इसका कुछ वायरसेस के अंदर लिपिड एनवेलप होता है। जो सर न्यूक्लिक एसिड इसका होता है जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये हर वायरस की आमतौर पर यूनिक होती है, हर वायरस के अंदर डिफरेंट होती है। और जो इन्फेक्टिव एक्स्ट्रा सेलुलर इंटैक्ट पार्ट है वायरस का, या कंप्लीट वायरस जो सा है और अभी वो आउटसाइड द होस्ट है, उसे हम वीरियन कहते हैं। हर वीरियन के अंदर एटलीस्ट एक यूनिक प्रोटीन होता है जो उसको दूसरे प्रोटीन से सेपरेट करता है। आपने ये बात सुनी होगी बहुत जगह के कोरोना वायरस शायद ह्यूमन मेड वायरस है। उसका जो सा काउंटर आर्गुमेंट है कि वो ह्यूमन वायरस क्यों नहीं है, ह्यूमन मेड वायरस क्यों नहीं है, वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर कोई नया प्रोटीन नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स उसके अंदर मौजूद हैं। एक नया प्रोटीन उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोटीन मौजूद नहीं है। अब कोई नया प्रोटीन आप नहीं बना सकते, कोई नया प्रोटीन नेचुरल म्यूटेशन के ज़रिए ही बनता है, इसलिए उसको हम आमतौर पर कहते हैं कि वो ह्यूमन मेड वायरस नहीं है। कुछ वायरसेस के अंदर एक और उनका स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। ये प्रोटीन होता है इनसाइड द वायरस, इसे हम बोलते हैं कैप्सिड, और इस कैप्सिड ने न्यूक्लिक एसिड के इर्द गिर्द ये आमतौर पर होता है। कुछ वायरसेस के अंदर कैप्सिड के साथ-साथ और प्रोटीन्स भी होते हैं, और ये प्रोटीन्स आमतौर पर एंजाइम्स का रोल अदा करते हैं, और एंजाइम का क्या काम होता है कि ये सिंथेसिस करता है जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए या आरएनए होता है, उसका सिंथेसिस करता है। एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं वीरियोड्स। वीरियोड्स होता है वायरियोड्स या वीरियोड्स, उसके मतलब होता है कि वायरस लाइक। वो वायरस लाइक ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन वो इटसेल्फ वायरसेस नहीं कहलाते। क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि इनके अंदर कोई भी स्ट्रक्चरल यूनिक प्रोटीन मौजूद नहीं है, इनके अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। इसी तरह एक और पार्टिकल्स हैं डिजीज कॉजिंग, जिसे हम कहते हैं प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या होते हैं? ये भी वायरस लाइक होते हैं, लेकिन इनके अंदर प्रोटीन बड़े टाइटली बाउंड होते हैं, और विद द स्मॉल न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल, एक ही न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है जिसके साथ प्रोटीन बड़े टाइटली कॉम्प्लेक्सली बड़े टाइटली एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं। इसके अलावा जैसे वायरसेस होते हैं, उनकी मैंने अभी बताया कि होस्ट की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। होस्ट के बगैर वो अपने लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस नहीं कर पाते, और उनकी होस्ट की वैरायटी बहुत ज़्यादा ज़्यादा होती है, वेरिएबल होती है। एनिमल्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, एक और डिफरेंट चीज़ के वायरस के अंदर राइबोसोम्स नहीं होता। राइबोसोम्स नहीं है, इसका मतलब है वो अपने प्रोटीन्स की ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, यानी कि उसको मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट नहीं कर सकता। उसे मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है, और वो होस्ट के राइबोसोम को यूज़ कर कर अपने मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन के अंदर तब्दील कर लेता है। इसके अलावा दूसरे जैसे बाकी तमाम प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स के अंदर एनर्जी का एक मैकेनिज्म होता है। वायरस आमतौर पर एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाता इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वरना आम तौर पर ख़ास तौर पर यूकैरियोट्स एनर्जी को
एटीपी की फॉर्म के अंदर स्टोर करते हैं। तो ये क्या करता है कि ये होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसकी एनर्जी को यूज़ करे, उसके न्यूक्लियोटाइड्स और अमाइनो एसिड्स को भी यूज़ करता है, ताकि अपने न्यूक्लिक एसिड और अपने प्रोटीन्स को सिंथेसाइज़ कर सके। इसके अलावा वो वायरसेस जिनके ऊपर लिपिड एनवेलप होता है, तीसरा स्ट्रक्चर लिपिड एनवेलप होता है, वो होस्ट के लिपिड्स और शुगर केन को भी यूज़ करते हैं, ताकि ग्लाइकोप्रोटीन्स बना सकें और लिपिड एनवेलप अपने अंदर अपने इर्द-गिर्द बना सकें। अच्छा, इन्फेक्शियस पार्ट जो वायरस का है वो उसका न्यूक्लिक एसिड होता है जो बाद में कन्वर्ट हो जाता है उसके प्रोटीन्स के अंदर मैसेंजर आरएनए के बाद। अम, बहुत से वायरसेस क्या करते हैं कि वो जब इन्फेक्ट करने लगते हैं तो कैप्सिड क्या था जिसने न्यूक्लिक एसिड के इर्द गिर्द एक स्ट्रक्चर था वो उसको उतार देते हैं और फिर वो होस्ट के अंदर जाकर उसको इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन जो वायरसेस अपना कैप्सिड उतार के इन्फेक्ट करते हैं वो आमतौर पर इतने एफिशिएंट नहीं होते एज कम्पेयर टू वीरियन जो एक पूरा इंटैक्ट वायरस है। वीरियन कैप्सिड के तीन फंक्शंस होते हैं। एक तो ये कि वो प्रोटेक्ट करता है वायरस के न्यूक्लिक एसिड को फ्रॉम द होस्ट एंजाइम्स, होस्ट के जो एंजाइम हैं जैसे न्यूक्लिएजेस, उससे वो प्रोटेक्ट करता है। अगर ये प्रोटेक्शन ना हो तो होस्ट के एंजाइम उसको डाइजेस्ट कर लेंगे वायरल न्यूक्लिक एसिड को। दूसरा ये क्या करता है कि वो रिसेप्टर जिनके ऊपर जाकर वीरियन ने लगना है, ये उस साइट को फर्निश करता है, उस साइट को रिकग्नाइजेबल बनाता है वीरियन के लिए कि ये रिसेप्टर है, यहाँ जाकर उसने अटैच करना है। तीसरा, वीरियन को पेनिट्रेट करने के लिए आम तौर पर एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। अगर उसने सेल की सरफेस के अंदर पेनिट्रेट करना है तो उसको एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होता है। उस स्ट्रक्चर का प्रोटीन जो-सा है वो वीरियन कैप्सिड बनाता है। तो ये 3 बेसिक फंक्शन हैं वीरियन कैप्सिड के जो हेल्प आउट करते हैं कि किस तरह आपने ये हेल्प आउट करते हैं कि वायरस ने किस तरह अंदर जाकर अफेक्ट करना है। इसकी होस्ट की रेंज और डिस्ट्रीब्यूशन मैं अभी आपको बता के हटा कि इसके होस्ट बहुत ज़्यादा हैं, वेरी करते हैं, एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, बैक्टीरिया को भी अफेक्ट करता है, फंजाई को भी कर सकता है, यूकैरियोट्स को भी करता है, प्रोकैरियोट्स को भी करता है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। कुछ वायरसेस को ट्रांसफ़र करने के लिए अपने एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक या एक अपने होस्ट तक जाने के लिए वेक्टर की ज़रूरत होती है। वेक्टर वो वे है या एक ऑर्गेनिज़्म है जो वायरसेस को अपने फाइनल ऑर्गेनिज़्म या फाइनल होस्ट की तरफ लेके जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रेबीज़ के लिए जब वो ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है, तो रेबीज़ का जो वेक्टर है वो कैनाइन फैमिली है। या आपने डेंगू वायरस का सुना होगा, इसका जो होस्ट है वो मॉस्किटो है। मॉस्किटो के बाइट करने से डेंगू वायरस ह्यूमंस के अंदर आता है। कुछ वायरसेस प्रोटोज़ोअन को अफेक्ट करते हैं, कुछ वायरसेस प्रोटोज़ोआ को अफेक्ट नहीं करते। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स को अफेक्ट करते हैं। कुछ सिर्फ वर्टिब्रेट्स को करते हैं, कुछ दोनों को करते हैं। इसी तरह कुछ वायरसेस एनिमल्स को करते हैं, कुछ ह्यूमंस को करते हैं, कुछ दोनों को भी करते हैं। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं बच्चों के वो सिर्फ उस होस्ट को अफेक्ट करते हैं जो एक्टोथर्मिक हो। एक्टोथर्मिक मतलब इनके कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, फिश हो गई। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन वायरसेस को रिप्रोड्यूस करने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है और लो टेम्परेचर आमतौर पर एक्टोथर्म्स के अंदर ही अवेलेबल होता है। बहुत से वायरसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ एंडोथर्म्स को करते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब हम इसकी डिस्कस करते हैं कि शेप्स क्या होती हैं। प्रीडोमिनेटली वायरसेस को हम 2 शेप्स में डिवाइड करते हैं नॉर्मली। या रॉड या फिलामेंट एक शेप होती है, दूसरी शेप होती है हमारी हेलिकल हम इसे कहते हैं या स्फीयर कहते हैं ये। तो जो फिलामेंट आपकी होती है या रोड होती है उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स होते हैं उनका लीनियर एरे होता है, लीनियर फॉर्म में वो अरेंज हुए होते हैं। जो स्फेयर होते हैं उनके 20 साइडेड पॉलीगॉन्स होते हैं। इस 20 साइडेड पॉलीगॉन्स को हम आइकोसोहेड्रल भी कहते हैं। ये कैसा होता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ।
ये ये आइकोसाहेड्रल है, यानी कि इसके 20 हेड्स होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको आइकोसाहेड्रल बोलते हैं। जो ज़्यादातर प्लांट वायरसेस होते हैं, वो या तो फिलामेंट्स होते हैं या पॉलीगॉन्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल वायरसेस में होता है। लेकिन बैक्टीरियोफेज वायरस, जिसने बैक्टीरिया को अफेक्ट करना होता है, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स वायरस होता है। वो कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर पॉलीगॉन भी होता है और फिलामेंटस भी होता है, दोनों इकट्ठे होते हैं। कैसे? कि उसका जो सा हेड होता है वो पॉलीगॉन का होता है और जो उसकी टेल होती है वो आमतौर पर फिलामेंटस लॉन्ग फाइबर्स की बनी होती है, लेकिन ये स्ट्रक्चर सिर्फ यूनिक है बैक्टीरियोफेज के अंदर। एनिमल्स के प्लांट्स के अंदर आमतौर पर फिलामेंट्स होंगे या पॉलीगॉन्स होंगे। एनिमल्स के अंदर वेरिएशन है। एनिमल्स पॉलीगॉन्स भी हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं, फिलामेंट्स भी हो सकते हैं, एनवेलप भी हो सकते हैं। और ये ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स दोनों के अंदर ही काम होता है। स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस जो अब तक हम जान चुके हैं वो फैमिली पार्वोविराइडी या पिकॉर्ना विराइडी के वायरसेस हैं, जिनकी लेंथ आमतौर पर 20 से 30 मिलीमीटर होती है। ये मैंने आपको इसकी एक डायग्राम भी यहाँ दी हुई है। ये आइकोसाहेड्रल होता है आमतौर पर इन दोनों फैमिलीज के, और इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है पार्वोविराइडी और पिकॉर्ना विराइडी के। जो लार्जेस्ट अब तक वायरस डिस्कवर हुआ है वो पॉक्स वैरायटी का हुआ है। ये मैं आपको एनिमल्स के अंदर बता रहा हूँ, जिसकी आमतौर पर लेंथ 250 से 400 नैनोमीटर तक वेरी करती है। अब ये ना तो पॉलीगॉन है ना फिलामेंट्स हैं, ना पॉलीगॉन्स हैं ना ये फिलामेंट्स होते हैं। पॉक्स वायरस का आमतौर पर स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है या एज कंपेयर टू सिंपल बैक्टीरिया होते हैं। एनिमल वायरसेस जो रॉड शेप्ड होते हैं ज्यादातर, उनके अंदर रॉड शेप्ड न्यूक्लियोकैप्सिड होता है या हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, और उस न्यूक्लियोकैप्सिड को या उस सबको एक एनवेलप ने इर्द गिर्द उसके एक एनवेलप होता है, यानी कि हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड होगा और उसके इर्द गिर्द एनवेलप होगा। ये मैं अगर आपको दिखाऊं, ये ये देखें, ये इसका न्यूक्लियोकैप्सिड है, आइकोसाहेड्रल या पॉलीगोनल इसका न्यूक्लियोकैप्सिड है, और ये इसका एनवेलप है, ये इसका एनवेलप है। आम जो सा अनएनवेलप वायरस है उसके अंदर कोई एनवेलप मौजूद नहीं होता, ये एनवेलप उसके अंदर मौजूद नहीं है, उसके अंदर सिर्फ ये सिंपल स्ट्रक्चर मौजूद होता है आइकोसाहेड्रल का। इसके अंदर आइकोसाहेड्रल के इर्द गिर्द एक एनवेलप मौजूद होता है। तो ये आमतौर पर किन फैमिलीज के अंदर है? जिनके अंदर रॉड शेप न्यूक्लियोकैप्सिड है और एनवेलप्ड है, वो आमतौर पर पैरामिक्सो वैरायटी है, कोरोना वैरायटी है, जिस ये कोरोना वायरस आरएनए वायरस है, रेब्डो वैरायटी है। लेकिन तमाम एनवेलप्ड वायरसेस के जो सा न्यूक्लियोकैप्सिड होता है वो हेलिकल नहीं होता। कई का न्यूक्लियोकैप्सिड जो सा होता है वो आइकोसाहेड्रल होता है, यानी कि पॉलीगोनल होता है, जैसे कि हर्पस वैरायटी होगी, रेट्रो वैरायटी होगी। ये मैं दोबारा आपको इसकी शेप दिखा दूं कि ये है हेलिकल, हेलिकल और इसके इर्द गिर्द एनवेलप है। ये आइकोसाहेड्रल है, हेलिकल नहीं है, और इसके इर्द गिर्द भी एनवेलप मौजूद है। तो ये दो तरह के हो सकते हैं, या एनवेलप्ड होंगे या आइकोसाहेड्रल होंगे, या ये हेलिकल होंगे और इनके इर्द गिर्द एनवेलप होता है। आमतौर पर ज़्यादा एनवेलप वायरसेस जैसे हम बता आइकोसाहेड्रल होते हैं, ये स्फेरिकल होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द रेब्डो वायरस। रेब्डो वायरस क्या होता है? कि रेब्डो वायरसेस के अंदर इलोंगेटेड सिलेंडर्स मौजूद होते हैं, ऐसे। एक तो स्ट्रक्चर आपने ये देखा कि ये हेलिकल है और ये इसका आइकोसाहेड्रल है और एनवेलप मौजूद है और ये सर्कुलर है। इसके अंदर क्या होता है कि एनवेलप जोन सा है, ये मैं आपको रेप्टोवैराइटी बता रहा हूँ, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, हेलिकल सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। अम, तो ये अब इसकी चार स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता चुका हूँ इसके, कि एनवेलप वायरसेस के अंदर तीन किस्म की चीजें हो सकती हैं। या तो वो सिलेंड्रिकल हो सकता है जैसे रेप्टोवैराइडी है, या वो हेलिकल हो सकता है और उसके इर्द गिर्द एनवेलप हो सकता है,
जैसे कि कोरोना वैरायटी है, या वो आइकोसाहेड्रल हो सकता है और उसके इर्द-गिर्द एनवेलप हो सकता है, या फिर वायरस अनएनवेलप्ड वायरस होता है, जो आमतौर पर स्मॉलेस्ट वायरस पिकॉर्ना वैरायटी आमतौर पर अनएनवेलप्ड वायरस होते हैं। अच्छा, वायरस की क्लासिफिकेशन कैसे होती है? उसकी क्लासिफिकेशन 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो न्यूक्लिक एसिड के टाइप एंड साइज़ पे, न्यूक्लिक एसिड की टाइप क्या है और उसका साइज़ क्या है। दूसरा कैप्सिड का साइज़ क्या है और उसकी शेप किस किस्म की है, कैप्सिड की शेप और उसका साइज़। और तीसरा कि लिपिड एनवेलप उसके ऊपर मौजूद है या नहीं, जो उसने हॉस्ट सेल से निकाला है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था वायरसेस के ऊपर। बहुत मैंने मेजर मेजर चीज़ें पढ़ाई हैं, बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ाई हैं। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स मैंने आपको नहीं पढ़ाए, कोई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो आई होप कि आप ये सब तैयार करेंगे और मैं आपसे इस सब का ज़ूम के अंदर क्विज़ लूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह